हेलो एवरीवन। आज अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का जो पहला लेक्चर है, यानी पहला जो चैप्टर है उसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपन इसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो टॉपिक है उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इनसे रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ऐसी चीजें अपन लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना जो काम बनता है कि ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो ये वर्ड है दो चीजों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट लेटर इज इलेक्ट्रो और उसके बाद लिखा हुआ स्टैटिक्स। इसका मतलब सिंपली अगर अपन बोले कि समथिंग इज इन रेस्ट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज रिलेटेड टू चार्ज। तो वो बोल रहा है कि अगर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर चार्ज कहाँ पे है, रेस्ट के अंदर है। लेकिन अगर अपन बोले कि सर चार्ज अगर रेस्ट पे नहीं हो, और उससे भी पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि ये चार्ज क्या होता है, तो अपन ये सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि भैया चार्ज होता क्या है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, आपने केमिस्ट्री में भी सुना है एक नाम मैटर। अपन सारे लोग जानते हैं कि भैया ये जो यूनिवर्स है ये किससे बना हुआ है, ये मैटर से बना हुआ है। अब मैटर खुद किससे बना हुआ है, जब ये क्वेश्चन आता है कि मैटर खुद किससे बना हुआ है, तब अपन बात करते हैं कि ये जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी की है और ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स उन लोगों ने सर्च किए हैं, लेकिन जो अपने काम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनमें से साइंटिस्ट लोगों ने 3 पार्टिकल नॉर्मली बताए हैं। अभी की जो रिसेंट रिसर्च है उसमें तो इनसे भी अलग, इनसे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपन लोगों ने, जिनको अपन क्वार्क्स बोलते हैं, राइट, वो भी अपन लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं। लेकिन एज इट नाउ अभी तक के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में अपन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किए और बताया गया कि जो मैटर बना हुआ है उनमें जो सबसे बड़ा रोल है, जो अपने काम का है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब ये डिस्कवर किया गया तो चार्ज नाम की कोई चीज पहले किसी को पता नहीं थी कि ये चार्ज क्या होता है, किसी को नहीं पता था। लेकिन ऐसे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखे गए तो इनके पास डेफिनेटली क्या था, अपना खुद का मास। अगर मैं यहाँ पे बोलूं दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब इन तीनों ही पार्टिकल्स के पास में क्या था, खुद का मास था। वैल्यूज अपने को नॉर्मली पता रहती है। इसका जो मास होता है दिस इज नियरली इक्वल टू 9.1 into 10⁻⁻31 kg। यहाँ पे इसका है तो 1.67 into 10⁻⁻27 kg, और इतना ही कुछ इसका मास रहता है। लेकिन अपना जो मेन यहाँ पे कंसर्न है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्क्राइब करना, कि चार्ज होता क्या है, इसके बारे में जानना अपना मेन मेजर गोल है यहाँ पे। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी सबको पता था कि जो भी मासेस वाली बॉडीज रहती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भैया क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को रखा गया। सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रखा गया पास में, राइट, तो सब लोगों ने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली के अंदर एक दूसरे को क्या करने चाहिए थे, अट्रैक्ट करने चाहिए थे। किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए था इनके अंदर, अट्रैक्शन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, अट्रैक्शन होना चाहिए था। ये जो अट्रैक्शन फोर्स आता, इसकी वैल्यू अपन आराम से निकाल पाते। कैसे निकालते भाई, अपन आराम से ऐसे निकालते कि भैया जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन का वो होता है G, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर मैं बोलता हूं इनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स by G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये कैसा आना चाहिए था,
ये आना चाहिए था अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा आना चाहिए था? अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन देखा कुछ अलग ही लिया कि भैया इनका जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू, एक तो इस फोर्स ये जितना आना चाहिए उससे क्या है, डिफरेंट है। और दूसरी चीज तो देखी गई कि भाई कितना डिफरेंट है, दैट वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 2.3 into 10 raised to power minus 24। फोर्स को अपन न्यूटन में लिखते हैं क्योंकि इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लगा। लेकिन ये फोर्स अट्रैक्टिव नहीं था नेचर में, ये फोर्स अट्रैक्टिव नहीं था नेचर में। कैसा था ये फोर्स? ये फोर्स था रिपल्सिव। ओके, तो किसी ने देखा कि चलो ठीक है इन दोनों के बीच में आके गया, अपन ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह किसको रख लेते हैं, प्रोटॉन को रख लेते हैं। तो वापस से जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह किसको रखा गया, प्रोटॉन को रखा गया। अगर एक प्रोटॉन वापस वही सेम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे रखे गए। फिर से देखा गया कि जो फोर्स आ रहा है वो कैसा फोर्स है, वो फोर्स भी वापस कैसा है नेचर में, रिपल्सिव। कितना अमाउंट में, सेम ऐसा कैसा ही न्यूटन के अंदर इतना 2.3 into 10 raised to power minus 24 न्यूटन। तो भैया यहाँ तो गड़बड़ हो गया कि भाई फोर्स आना चाहिए था अट्रैक्टिव नेचर में, आ गया कैसा, रिपल्सिव, और वैल्यू भी डिफरेंट आ गई। अब इन्होंने इनकी जगह किसको रखा, फिर से दो न्यूट्रॉन को रखा। डिस्टेंस अभी भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर से फोर्स को मेजर किया गया, लेकिन अब की बार कुछ अलग हो गया। क्या हुआ अलग? कि भैया अब जो फोर्स आया ना वो कैसा था नेचर में, वो था अट्रैक्टिव। नेचर में था अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आई, उसकी वैल्यू बराबर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। इसका मतलब कुछ तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किससे अलग है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मास से डिफरेंट है। भैया मास के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किस पे नहीं है, न्यूट्रॉन पे नहीं है। और इसके बाद जब डिस्कवर किया गया तो कन्वेंशनली नाम दिया गया कि ये जो क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि किसके साथ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इनके साथ एसोसिएट रहती है, ऐसी प्रॉपर्टी है। इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया गया इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दे दिया गया। लेकिन अब एक बात और आ गई, लोगों ने जब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स को और बढ़ाया और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में रख दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में रखा। अब क्या हुआ, अब ये जो फोर्स आया, यहाँ पे ये फोर्स कैसा आ गया, अट्रैक्टिव इन नेचर। अभी जब इलेक्ट्रॉन को रख रहे थे तब तो आ रहा था रिपल्सिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रख दिया, कैसा आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां से कंक्लूड किया गया कि फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं इनसे पता चला कि भाई चार्ज है ना दो नेचर के होते हैं। कितने नेचर के होते हैं, दो नेचर के। नाम दिया गया एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। एक चार्ज को बोला गया द चार्ज इज पॉजिटिव, मतलब क्योंकि एक की वैल्यू पॉजिटिव, और दूसरे को बोला गया कि भैया नेगेटिव चार्ज। ओके, और जो फंडामेंटल जो चार्ज माना गया, जो बेसिक चार्ज माना गया, वो चार्ज किस पे है, चार्ज ऑन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है वो लिखने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E, और E की वैल्यू प्रोटॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज है। क्योंकि अपने कैसे पता लगा सिमिलर चार्ज है, क्योंकि जो फोर्स आ रहा है रिपल्सन का दोनों ही केस में बराबर आ रहा है, राइट। तो यहां से पता लगा कि भैया जो E की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 90। और ये मैं लिख रहा हूं आगे C। ये C क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है, तो उसको कूलम में बोलते हैं अपन, COULOMB, राइट। यहां से अपन जब चार्जेस का नेचर जानेंगे, राइट, अपन ने अभी तक चार्जेस के नेचर की बात की, इसके आगे अपन आगे जैसे बढ़ेंगे तो अपन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ने समझ लिया कि भैया चार्ज होता क्या है और चार्ज कितने टाइप का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि यहां से अपने को मिल गई, राइट। मूविंग अहेड, इसके आगे चलते हैं अपन, अभी तक अपन ने सीख लिया भैया कि चार्ज क्या होता है
क्योंकि अपने कोर्स के अंदर अप टू 12 जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपन मानते हैं वो किनको मानते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यहां से एक चीज और कंक्लूड हुई कि भैया जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये भैया न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन होता है भैया, प्रोटॉन पे जो चार्ज माना गया ये कितना माना गया? सिमिलर टू किसके? कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। Q on proton will be equal to Q on electron, but क्या होगा? ये different in nature, different in nature। ये चीज अपने को याद रखनी है। ओके, ये अपन ने आराम से समझ लिया, अट्रैक्शन, रिपल्सन, एवरीथिंग। ओके, अब अपन ये ना भूले कि भैया ये जो नाम दिया गया है ना, ये जो नाम दिया गया है प्लस माइनस चार्ज, ये प्योरली कन्वेंशनल है ना। इसके अंदर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव ही क्यों माना गया, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव ही क्यों माना गया। इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशनली अपन ने जस्ट मान लिया। ओके, अब अपन आगे चलते हैं कि भैया यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। क्यों जरूरी है यूनिट समझना? क्योंकि 11th क्लास में अपन ने सीखा है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके साथ यूनिट्स जरूरी होती है। इससे आइडिया लगता है कि वो चीज दूसरी चीजों से जब उसको कंपेयर करें या अपने को किसी मेजरमेंट पे हेल्प चाहिए तो अपने को यूनिट्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो चार्ज की ऐसा ही यूनिट है, क्योंकि अपना जो सिस्टम है एसआई सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, उसके अंदर जो चार्ज की यूनिट है दैट इज इक्वल टू, अपन बोलते हैं इसको किसके अंदर बोलते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज। इसको अपन लेते हैं भैया किसके अंदर? कूलम। कूलम में, राइट। अब ये जो एक कूलम है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। डेली लाइफ में जितने भी चार्जेस अपन देखते हैं ये भाई साहब बिल्कुल भी एक कूलम में नहीं लिखते हैं अपन इसको लेते हैं माइक्रो कूलम्स में। किसमें लेते हैं? माइक्रो कूलम्स में। एक कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको समझने के लिए अपन बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वी विल टेक चार्जेस इन माइक्रो कूलम। यूं सी लिखा है मैंने। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻6, राइट। ये याद रखना है अपने को कि भाई यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या होती है? कूलम होती है। अब अपने को कोई बोल दे कि बताओ एक कूलम की डेफिनेशन क्या है, तो भाई साहब ये बहुत ही एक टिपिकल फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि ये हार्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बोलूं कि भाई साहब 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या होती है, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली बहुत सारी एकदम बड़ी-बड़ी डेफिनेशंस अपन उनकी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम ही चीज है। अपन जब चार्ज किसी बॉडी पे देखते हैं तो किसी एक स्टैंडर्ड बॉडी से अपन चार्ज को क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। सिंपली दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। अपने को जब भी किसी चार्ज बॉडी पे देखना है तो किसी स्टैंडर्ड बॉडी से अपन क्या कर सकते हैं? उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से अपने को एक आइडिया मिल गया कि यूनिट है चार्ज की एसआई में, दैट इज कूलम। क्या हो गया? कूलम। अब अपने को जो नेक्स्ट चीज जो ध्यान लगानी है कि भाई साहब ये जो आपने चार्ज बोला है इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या-क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, राइट, जो अपने बोर्ड में भी आते हैं या जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आते हैं, तो अपन उसके ऊपर डिस्कशन अभी करते हैं। किसके ऊपर भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के अंदर सबसे जो पहली चीज जो मेरे को बतानी है वो क्या है कि भाई साहब जो चार्ज है चार्ज cannot exist without mass। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक ये लाइन आप लोगों को, ये बहुत बार क्वेश्चन है एम्स में भी आ चुका है ना। एक सिंपल सी लाइन है बेसिकली, है ना, कहीं पे भी आपको ऑप्शंस में मिल सकता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कहीं पे मास नहीं है तो भाई साहब चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं तो अगर कहीं पे चार्ज नहीं है क्या वहां पे मास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी
नॉर्मल लाइफ में अपन बॉडीज दे सकते हैं जिनके मास है और जिनके ऊपर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। और उनमें एक तो अभी अपन ने डिस्कस किया, क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है। ओके, दूसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज conserved for an isolated system. Isolated system इसका मतलब क्या है, ऐसा एक सिस्टम जो कि सराउंडिंग से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है और उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज को अपन एक सिंगल चार्ज, एक बॉडी के अंदर सिंपली अगर मैं बोलूं कि एक सिंगल चार्ज को अपन क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज की जहां बात करें, क्यों नेट की बात आए तो भैया इसको अपन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, क्या नेट चार्ज को कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या इंडिविजुअल चार्ज को क्या क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रॉन होता है ना, अगर ये भी ब्रेक होता है ना, तो वैसा भी किस में टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में टूटता है। इसका नेट चार्ज कितना है, 0 था, लेकिन इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया, किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। अभी भी जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब सिंपली अपने को समझना है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, राइट। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं चार्ज के अंदर बताना चाहूं तो वो क्या है कि भैया जो चार्ज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने को अभी तक पता लगा कि कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो किसके कारण रहेगा, बताओ, वो चार्ज रहेगा बॉडी के ऊपर इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कारण। मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं चार्ज दे रहा हूं, देखो क्या हो सकता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना, 2e प्लस का 3 माइनस का 2e, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं मैं, है ना, 1e। ये देखो जो माइनस और प्लस में लिखे जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सिंपली। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई साहब ये जो जितना भी चार्ज है एक बॉडी के ऊपर जो दे रहे हैं, इनको अपन अपने को नेट चार्ज निकालना, क्या निकालना हो, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज। तो क्या करेंगे अपन, इन सारे चार्जेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो यहां से अगर मैं सिंपली इस प्रॉपर्टी के तहत, कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, भैया नेट फोर्स बताओ, या सॉरी नेट फोर्स नहीं, नेट चार्ज बताओ। तो देखो 2e माइनस का 2e, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 और e, इसका मतलब चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर हो गया, नेट चार्ज इज इक्वल टू 3 और e, इसका मतलब 4e। तो एक प्रॉपर्टी और अपने यहां से पता लगी कि भैया जो नेट चार्ज होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं भैया, ऐड कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर दिया तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। सिंपली अगली जो प्रॉपर्टी है उसको अपन कैसे देख सकते हैं कि भैया बॉडीज के ऊपर चार्ज, एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक्स थे, है ना, ग्रीक सोसाइटी की, उसको पता था कि भैया चार्जेस है ना, दो बॉडीज को रब करने से क्या होता है, बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कि ग्लास रोड है ना, उसको मैंने मान लो एक सिल्क रोड के साथ क्या कर दिया, मान लो मैंने रब किया, तो दोनों के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लास रोड है उससे कहां चले जाते हैं, सिल्क के ऊपर। इसका मतलब दोनों पे कुछ चार्ज डेवलप हो गए। तो जब दो बॉडीज को ऐसे ही पास में लाया जाता है तो चार्ज क्या हो जाता है, बॉडीज के ऊपर इंड्यूस हो जाता है। इसको इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना, इंडक्शन, राइट। नॉर्मली अपन इंडक्शन बोल सकते हैं। चार्ज कैसे डेवलप हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण भी। बिल्कुल सही बात है, ये मैकेनिक्स वाला फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो घर्षण, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन दो बॉडीज को रब किया अपन ने तो क्या जनरेट होगा, चार्ज, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो इंडक्शन का एग्जांपल लेना हो तो कैसे लेंगे कि मान लो दो स्फीयर है, क्या है,
दो स्पेयर है ना ऐसे कुछ टच में ऐसे इंसुलेटेड मान लो जो भी है स्टैंड्स के ऊपर रखे हुए हैं। मैंने क्या किया, इनके ऊपर देखो न्यूट्रल है, बॉडीज नॉर्मली स्टेट के अंदर क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है। अपन ऐसा मानते हैं, देखा गया है नॉर्मली कि भैया जितने भी जो चार्जेस रहते हैं वो इक्वल अमाउंट में रहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, राइट। तो मैं इसकी नियर बाई अगर क्या लेके आऊंगा, इसके अंदर अगर मान लो पॉजिटिव रोड लेके आता हूं तो भैया ये जो पॉजिटिव है ना चार्ज, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली अपन ने देखा था कि सिमिलर जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल, और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को कैसे करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होगा वो माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ की जब इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, प्लस। अब देखो ये जो प्लस है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इधर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इधर कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब हुआ क्या कि मैंने मान लो इधर वाला जो ये पार्ट है इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया, अर्थिंग। आप बोलोगे सर ये अर्थिंग क्या होता है, जैसे सिंपल सा फंडा है कि बड़ी-बड़ी जैसे मान लो लाइटनिंग होती है तो अपन देखते हैं कि घरों के ऊपर एक वायर लगा होता है और वो अर्थ से क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है उसको अर्थ में डाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो कितना भी चार्ज अपने अंदर क्या कर सकता है, ले सकता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये चार्ज है डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, ये वाला चार्ज कैंसिल। यहाँ से जब ये हो रहा है मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया। तो देखो जैसे ही अपन डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे जो ये माइनस माइनस माइनस, ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी फेज पे मैंने क्या किया, ये वाला जो रोड था इसको रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली अब जो दोनों स्फीयर हैं उनके ऊपर जो चार्ज बचा हुआ है ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फाइनल जो पिक्चर आएगी वो ऐसे कुछ आएगी, राइट। प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस। अभी भी जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। नेट चार्ज अभी भी कितना है, 0 है। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इंडक्शन, राइट। अब जो एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बोल दो क्योंकि उसके ऊपर क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल। उसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे लिखेंगे, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया 1 मिनट पहले कि भाई किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में होगा, या तो उस पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लो मैं बोल दूं कि कुछ उसके ऊपर n1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन बोल दूं कि तो ऑब्वियसली E हो गया, और मैं बोलूं n2 है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E हो गया। तो नेट चार्ज क्या होगा, तो मैं बोलूंगा Q नेट होगा n1E प्लस n2 into माइनस E, राइट। लेकिन अपने को एक चीज पता लगी कि ये जो भी चीज आएगी तो n1 और n2 क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से जो चीज आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो चीज आती है वो बोलता है कि Q जो किसी भी बॉडी पे हो सकता है वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस n into E। ये लो, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अपन ने अभी तक जो चीज पढ़ी है वो क्या है कि भैया चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज होता क्या है, राइट। उन सारी चीजों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है कि भैया इनकी यूनिट क्या होती है। अब इसके आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। एक ऐसा लॉ जो क्या देता है, दो चार्ज अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में किसको बताता है, फोर्स को बताता है, कितना फोर्स लगेगा, राइट, कितना फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली अपन यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भैया कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होते हैं। तो अपन बहुत बेसिक से चल रहे हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं, राइट। इस चैप्टर को अपन ब्रेक करके, टॉपिक्स में ब्रेक करके और पढ़ते रहेंगे, राइट। तो जो जितना पढ़ा है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उसको रिवाइज करो, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ क्या